क्या आपको पता है सम्राट अशोक को किस नाम से बुलाया जाता था पहले? उनको कहा जाता था चंडाशोक, यानी वो अशोक जो खून से नहीं डरता। वही सम्राट अशोक जिसने एक दिन तलवार को फेंक दिया और फिर दुनिया भर में प्रेम और शांति का संदेश फैलाने लगा। भारत का वो सबसे ताकतवर राजा महान सम्राट अशोक, जिसके साम्राज्य की सीमाएं आज के 5 देशों को छूती थी, जिसके प्रतीक आज हमारी नोटों पर और झंडों पर मिलते हैं। लेकिन उसी सम्राट अशोक को आज से करीब 200 साल पहले तक भारत के लोग जानते तक नहीं थे। 1500 सालों के लिए इस महान राजा को भुला दिया गया। अगर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ा होता तो शायद दुनिया को पता नहीं चलता कि चंडाशोक असल में पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय राजा है। आज मैं आपको इन्हीं अशोक की कहानी सुनाऊंगा। आखिर कैसे चंडाशोक से अशोक के सफर ने दुनिया को उसका सबसे महान सम्राट बना दिया, ये पूरी कहानी आपको पता चलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में से एक थे। इस साम्राज्य की नींव ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना जुटाकर मगध की गद्दी पर बैठे नंद वंश को हराया। इसके बाद मगध से चंद्रगुप्त ने अपने शासन को फैलाते हुए ईरान के पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य को फैलाया। पाटलिपुत्र, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और भव्य शहरों में से एक था, वो इस साम्राज्य का दिल था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में लिखते हैं कि इस शहर की दीवारें इतनी विशाल थीं कि उन पर रथ दौड़ सकते थे। लेकिन जरूरी सवाल यह हो जाता है कि क्या पिता के बाद पुत्र भी इतना महान होगा? चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने सत्ता को संभाला। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक कहा जाता था। इन्हीं बिंदुसार के बेटे थे अशोक। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो अशोक के पिता कभी भी उन्हें सिंहासन का हकदार नहीं मानते थे। अशोक का जन्म करीब 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी एक नॉर्मल फैमिली से आती थी, उनका राज परिवार से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए शायद राजमहल में चलने वाले षड्यंत्रों के बारे में उनको बहुत ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन वहीं अशोक के पिता राजा थे और अशोक को लेकर उनके पिता की सोच बहुत क्लियर थी। बौद्ध ग्रंथ अशोक वदान में अशोक को लेकर एक बहुत ही अजीब सी कहानी मिलती है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि अशोक की स्किन खुरदुरी थी और उनका रंग रूप बहुत आकर्षक या अट्रैक्टिव नहीं था। बिंदुसार को अपने बेटे से एक तरह की चिढ़ थी। इसी चिढ़ ने अशोक को इतना कठोर बना दिया कि उसकी जिद हो गई कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा। अशोक ने बचपन से ही समझ लिया था कि उसको अपनी हर एक चीज को छीनना पड़ेगा जो उसे प्यार से नहीं मिली। इन्होंने शस्त्र विद्या और कूटनीति में खुद को इतना माहिर कर लिया कि उनके बड़े भाई सुसीम को भी अशोक से डर लगने लगा। हालांकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों जैसे कि अशोक वदान या फिर महावंश में अशोक के शुरुआती लाइफ को बहुत ज़्यादा क्रूर और बदसूरत इसलिए दिखाया गया ताकि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आए बदलाव, यानी चंडाशोक से धम्माशोक बनने की प्रक्रिया को और ज़्यादा चमत्कारी या मिरेकुलस दिखाया जा सके। खैर, अशोक ने जो काबिलियत हासिल की उसे दिखाने का मौका भी उनको जल्दी ही मिला। अशोक की पहली बड़ी परीक्षा तब हुई जब तक्षशिला में एक भयानक विद्रोह हुआ। सुसीम, जो बिंदुसार के पसंदीदा और घोषित उत्तराधिकारी थे, वो भी इस विद्रोह को दबा नहीं पाए। दिव्यावदान ग्रंथ बताता है कि तक्षशिला में मंत्रियों और जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वहां हालात काबू में नहीं थे।
ऐसी हालत में बिंदुसार ने अनमने मन से अशोक को वहां पर भेजा। यहां पर भी अपने बेटे पर कोई कॉन्फिडेंस ना दिखाते हुए बिंदुसार ने ना तो अशोक को कोई बड़ी सेना दी, ना ही ढंग के रिसोर्सेज दिए। यह एक तरह से अशोक के खिलाफ साजिश थी, उसे ये दिखाने के लिए कि वो काबिल नहीं है। लेकिन अशोक ने अपने पिता को गलत साबित किया। उन्होंने तलवार का सहारा लेने की बजाय कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजी का रास्ता अपनाया। अशोक ने लोगों से बात की तो उनको पता चला कि विद्रोह असल में राजा के खिलाफ था ही नहीं। कहानी कहती है कि जब अशोक तक्षशिला पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया और कहा, हम ना तो राजकुमार के विरुद्ध हैं और ना ही सम्राट बिंदुसार के, हम उन दुष्ट मंत्रियों के विरुद्ध हैं जो हमारा अपमान करते हैं। फिर अशोक ने उनकी बातें सुनते हुए इस विद्रोह को बिना खून बहाए शांत करा लिया। यह अशोक की पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी। हालांकि ये जीत अहिंसा से आई थी, लेकिन इसका जरा सा भी मतलब ये नहीं था कि अशोक ने कभी हिंसा की ही नहीं। उसकी लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर अब शुरू होने वाला था। दीपवंश और महावंश, जो कि श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं, वो बताते हैं कि तक्षशिला के बाद अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। उज्जैन उस समय मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। इसी उज्जैन में अशोक की मुलाकात विदिशा की एक व्यापारी की बेटी देवी से हुई। यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि देवी बौद्ध धर्म को मानती थी। देवी से अशोक को 2 औलादें भी हुई, एक महेंद्र और दूसरी संघमित्रा। इन दोनों ही संतानों ने आगे जाकर इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अशोक की लाइफ में एक तरफ जहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्र में उसके खिलाफ योजनाएं बन रही थी। मौर्य शासक बिंदुसार की तबीयत खराब हो रही थी और सुसीम किसी भी कीमत पर अशोक को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। साल 2073 ईसा पूर्व के आसपास जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब मगध के सिंहासन के लिए एक ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ जिसने पूरे जम्बू द्वीप को हिला कर रख दिया। सिंहासन की यह लड़ाई सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी, असल में यह साम्राज्य के मंत्रियों और गुटों की लड़ाई थी। अशोक को महान कूटनीतिज्ञ राधागुप्त का समर्थन प्राप्त था। इस दौरान महावंश जैसे श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत ही डरावना क्लेम किया जाता है। कहते हैं कि सिंहासन हासिल करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। कहते हैं कि अशोक ने सिर्फ अपने सबसे छोटे भाई तिष्य को जीवित रखा, बाकी सबको मार दिया। अब हिस्टोरियंस इस दावे पर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ जैसे पुराने इतिहासकार इसको तुरंत सच मान लेते हैं, लेकिन रोमिला थापर कहती हैं कि 4 साल का वो गैप, यानी 272 से 268 ईसा पूर्व, जिसमें कोई ऑफिशियल राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये इस बात का सबूत है कि सत्ता का संघर्ष बहुत लंबा और हिंसक रहा होगा। लेकिन क्या अशोक ने सच में अपने भाइयों का खून बहाया? ये बात पूरी तरह से पता नहीं चलती। अशोक के शिलालेखों में बाद के सालों में अपने परिवार और भाइयों के भलाई की बातें मिलती हैं, जो इस 99 भाइयों वाली कहानी को एक बुद्धिस्ट हाइपरबोली या अतिशयोक्ति बना देती है। लेकिन उस दौर में सिंहासन पाने के लिए क्रूरता हुई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंहासन के लिए हमेशा से ही इस तरह से हिंसा होती रही है। खैर, अशोक के सिंहासन पर बैठने के बाद का टाइम काफी ज्यादा क्रूर और कंट्रोवर्शियल दिखाया जाता है। बौद्ध ग्रंथ अशोक को एक राक्षस या असुर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। अशोक को चंडाशोक कहा जाने लगा था उसकी क्रूरता की वजह से। एक कहानी काफी प्रसिद्ध है अशोक के बारे में, जिसमें उसके बनवाए नरक या हेल का जिक्र मिलता है। अशोक का नरक असल में एक सुंदर दिखने वाला महल था, जिसके अंदर जाते ही आपको भयानक यातनाएं देखने को मिलती हैं, मतलब कैदियों को भयानक यातनाएं दी जाती थी। ऐसी यातनाएं कि जिनके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहा जाता है कि अशोक को सजा देने में एक अलग सा सुख मिलता था। एक तरह से वो सेडिस्ट था जिसे पेन देने को ही अपना एंटरटेनमेंट बना लिया गया। लेकिन क्या अशोक को लेकर चलने वाली ये कहानियां पूरी तरह से सच हैं, या फिर ये कहानियां बाद के बौद्ध भिक्षुओं ने इसलिए रची ताकि वो दिखा सके कि बुद्ध की शरण में आने से पहले अशोक कितना बड़ा दानव था और बाद में वो कितना बड़ा देवता बन गया? मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि अशोक को इतना राक्षसी इसलिए दिखाया गया ताकि उनके कन्वर्जन को एक चमत्कार की तरह पेश किया जा सके। इसकी एक वजह यह भी है कि ये सारे क्लेम ज्यादातर बौद्ध धर्म के ग्रंथ ही करते हैं। इनफैक्ट कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया कल्हन का राज सरंगिनी, जो कि भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, उसमें भी अशोक को एक महान और धार्मिक राजा बताया गया है
जिन्होंने कश्मीर में मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहां उनके राक्षसी रूप का उल्लेख नहीं मिलता। अब सच जो भी हो, अशोक की जीतने की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उनके साम्राज्य के ठीक बीचों बीच में एक स्वतंत्र राज्य खड़ा था, कलिंग। ये वो राज्य था जिसे ना चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए थे, ना ही बिंदुसार। आज के ओडिशा का ये क्षेत्र एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत था। कलिंग की अपनी नेवी थी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड था। सबसे बड़ी बात, ये राज्य कभी भी मौर्यों के सामने झुका नहीं था। उधर मौर्यन एम्पायर को अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी, साथ ही साथ मैरीटाइम ट्रेड पर कंट्रोल के लिए कलिंग को जीतना जरूरी था। इन वजहों से 261 ईसा पूर्व में मगध की लाखों की सेना ने कलिंग की सीमाओं पर धावा बोल दिया। यह अशोक के रूल का 12वां साल था जब कलिंग का युद्ध हुआ। लेकिन कलिंग के लोगों को अशोक का डर नहीं था। उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिसे आज भी दुनिया याद करती है। अशोक की हिस्ट्री को पढ़ते टाइम आप बिना इस लड़ाई की बात किए आगे बढ़ ही नहीं सकते। कलिंग के किसानों, मजदूरों और औरतों तक ने मगध से लोहा लिया, लेकिन अशोक की सेना स्ट्रांग थी। उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया। दया नदी के तट पर हुआ यह युद्ध इतना भयानक था कि नदी का पानी सैनिकों के खून से पूरी तरह लाल हो गया और कई दिनों तक वहां मछलियों ने तैरना बंद कर दिया। अशोक के 13वें शिलालेख में सम्राट खुद लिखवाते हैं कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग निर्वासित किए गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। अब एक जंग तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी जंग शुरू होने वाली थी। जब लड़ाई रुकी और अशोक जीतने के बाद कलिंग के मैदान पर टहलने लगे तो उन्हें वो नहीं मिला जो एक जीते हुए सम्राट को मिलना चाहिए। उन्हें वहां सिर्फ गिद्धों की आवाजें और औरतों का विलाप मिला जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। यहीं से इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। एक कहानी कही जाती है कि निग्रोध नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट को आईना दिखाया। उसने अशोक से पूछा कि आप जीत तो गए, लेकिन क्या आप इन मर चुके लोगों को वापस ला सकते हैं? क्या आप उन आंखों के आंसुओं को सुखा सकते हैं? बस यहीं से अशोक की पूरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। जीतने के बाद भी अशोक ने अपनी जीत पर रोना शुरू कर दिया। पश्चाताप की एक ऐसी आग थी जिसमें चंडाशोक जलकर राख हो गया और जन्म हुआ धर्माशोक का। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी राजा ने पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में डाल दिया हो और हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया हो। अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या आप इतनी बड़ी जीत के बाद सब कुछ छोड़ पाते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। खैर, उसी दिन अशोक ने तय किया कि अब से विजय का अर्थ जमीन को कब्जाना नहीं बल्कि दिलों को जीतना होगा। कलिंग के बाद एक दार्शनिक अशोक दुनिया को दिखा। अशोक ने फिर यहीं से धम्म की पॉलिसी अपनाई। यहां को बता दूं कि धम्म का मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था। अशोक ने महसूस किया कि उनके साम्राज्य में ग्रीक भी हैं जो देवताओं को मानते हैं, ब्राह्मण हैं जो वेदों को मानते हैं और श्रमण भी हैं यानी जैन धर्म से जुड़े लोग। इन सब को एक साथ रखने के लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा और सहनशीलता यानी कोएग्जिस्टेंस की जरूरत थी। उन्होंने पत्थरों पर अपने संदेश लिखवाने शुरू किए। ये मैसेज डायरेक्ट जनता के साथ एक तरह से बातचीत थी। अशोक के शिलालेखों में जो बातें लिखी हुई हैं वैसी बातें मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ने वालों में भी नहीं मिलेंगी। सव्वे मुनिसे पजा ममा यानी सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। एक राजा खुद को भगवान नहीं बल्कि अपनी प्रजा का पिता कह रहा था। अशोक ने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। इन नए ऑफिसर्स का काम टैक्स वसूलना या लोगों को डराना नहीं था बल्कि ये देखना था कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, किसी गरीब को सताया तो नहीं जा रहा, क्या अलग अलग धर्मों के लोग शांति के साथ रह रहे हैं। अशोक का 12वां शिलालेख जो कहता है वो हमारे देश के हर नेता को पढ़ाना चाहिए। ये एडिक्ट कहता है कि जो शख्स अपने संप्रदाय की तारीफ और दूसरे की निंदा करता है वो असल में अपने ही संप्रदाय को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या यही एक अचीवमेंट थी नए अशोक की या कुछ और था जो उन्हें बाकी सम्राटों से अलग लाइन पर खड़ा करता है? देखिए, दुनिया के हर महान राजा ने लड़ाई लड़ी, जंगें जीती, कई बड़े काम कराए जनता के लिए, लेकिन अशोक ने जो किया वो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में याद रखा जाता है। क्योंकि जब वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन भी नहीं आई थी तब उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए ताकि मुसाफिरों को धूप न लगे, हर 8 मील पर कुएं खुदवाए और मुसाफिर खाना बनवाए। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी कदम था पशुओं के प्रति उनकी दया। उन्होंने जानवरों के लिए अलग अस्पताल बनवाए और दुनिया के पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉज लागू किए।
उन्होंने शाही रसोई में मांस बनने पर रोक लगा दी। सोचो कि आज से 2000 साल पहले एक सम्राट इकोलॉजिकल बैलेंस और एनिमल राइट्स की बातें कर रहा था। वेलफेयर के साथ साथ अगर बात करें अशोक के टाइम पर आर्ट की, तो वो भी यूनिक थी। उन्होंने जो पिलर्स बनवाए वो इंजीनियरिंग और कला के चमत्कार हैं। आज 2300 साल बाद भी उनकी पॉलिश सेम है। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, उसकी अपनी बेहद डीप फिलॉसफी है। 4 शेर जो चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं, ये धम्म के प्रसार का प्रतीक है। उनके नीचे बना अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, वो टाइम का पहिया है और कर्तव्य का प्रतीक है। अशोक की लेगेसी इतनी रिच है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोक के इन्हीं प्रतीकों को देश के लिए चुना, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की असली पहचान युद्ध नहीं है, बल्कि अशोक का वही को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व का सिद्धांत है। अशोक की महानता का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने धम्म को पहली बार एक ग्लोबल आइडियोलॉजी बनाया। उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भेजा। उनके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इनका मकसद जंग लड़ना नहीं था, बल्कि शांति फैलाना था। ये बोधि वृक्ष की एक टहनी और शांति के संदेश के साथ सीलोन यानी श्रीलंका गए थे। ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की शुरुआत थी। ग्रीक राजा एंटियोकस और मिस्र के राजा टॉलमी के दरबार में मौर्य दूतों का स्वागत हुआ था, जो बताता है कि अशोक ने युद्ध के बिना भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपनी धाक जमाई थी। H.G. वेल्स ने अपनी किताब द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि दुनिया के हजारों राजाओं के नाम इतिहास के कूड़ेदान में दब गए, लेकिन अशोक का नाम आज भी एक चमकते हुए सितारे की तरह जगमगा रहा है। अब दोस्तों, अशोक ने जितना अचीव किया उसका अंत उतना ही अजीब रहा। कहा जाता है कि बुढ़ापे में अशोक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और राजकोष बौद्ध संघ को दान करना शुरू कर दिया था। उनके मंत्रियों और उत्तराधिकारी यानी संप्राति को डर था कि सम्राट उनके साम्राज्य को कंगाल कर देंगे। फिर धीरे धीरे सम्राट के सारे अधिकार छीन लिए गए। कहानी कहती है कि आखिर में सम्राट के पास दान करने के लिए सिर्फ आधा आंवला बचा था। उन्होंने उस आधे आंवले को भी संघ को समर्पित कर दिया। 232 ईसा पूर्व के आसपास अशोक की मृत्यु हुई। उसके बाद सिर्फ 50 सालों के अंदर मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर रह गया। कुछ इतिहासकार जैसे हेमचंद राय चौधरी ये तर्क देते हैं कि अशोक की बहुत ही ज़्यादा अहिंसा की नीति ने सेना को लेजी या कमज़ोर बना दिया। जब नॉर्थ वेस्ट से यूनानी और शक आक्रमण होने लगे तो मौर्य आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर सकी। लेकिन रोमिला थापर इस तर्क को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का बहुत बड़ा रीज़न आर्थिक संकट और कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, ना कि अशोक की शांति की नीति। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि आने वाले टाइम में अशोक की महान लेगेसी खो गई। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, उसके पढ़ने की जो स्क्रिप्ट को जो पढ़ने की चीज़ें थी वो लुप्त हो गई। इसकी वजह से अशोक के अभिलेख और उनका इतिहास हमेशा के लिए दबा रह गया। फिर 1837 में जब उन शिलालेखों को पढ़ा गया तो भारत को अपनी असली पहचान मिली। नेहरू ने कहा था कि अशोक का भारत किसी मजहब का नहीं बल्कि इंसानियत का भारत था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अशोक की। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने कलिंग को जीता, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने अपनी जीत के रिजल्ट को समझा, उसके रिपरकशंस को समझा और अपनी गलती को पत्थर पर खुदवा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक छोड़ दिया। आज की डेट में क्या कोई नेता है हमारे आसपास या हमारे देश में जो कहता है कि हमसे गलती हुई है, हम जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ, या उनके द्वारा किए गए काम का रिपरकशन सही नहीं था? ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको ऐसे लोग। और उसी जगह पर अशोक की अपनी लेगेसी है। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। इसीलिए अशोक की पूरी लाइफ अपने आप में एक सबक है, सफ़र है। चंदाशोक से अशोक का सफ़र सुनने और जानने लायक है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।